हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले वाले वीडियोस में आप लोग को हाउ वाज इंडियन इकोनॉमी बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स पढ़ा दिया है। अब हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं, हाउ वाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। हमारे जब ब्रिटिशर्स आए थे तो हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट कैसे हो रहा था, क्या हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा था या नहीं, हालांकि हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा था हो रहा था या नहीं, हमारा जीडीपी में इंक्रीमेंट हो रहा था या नहीं, ये सब हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि उस टाइम हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या था। तो पहला था कि हमारा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड पर कैपिटा इनकम। जो भी हमारा इनकम था वो लो लेवल का था, मतलब कि हमारी जो जीडीपी थी, जो भी हमारा पर कैपिटा इनकम था वो कम होते जा रहा था। हालांकि नो एनी अटेम्प्ट वाज मेड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। उस समय कोई भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं बनाया गया था, कोई भी ऐसे मेजर नहीं थे जिससे हम लोग नेशनल इनकम जीडीपी वगैरह को कैलकुलेट कर सके। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ने ट्राई किया था कैलकुलेट, जैसे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिनले सेरिस, इन लोगों ने ट्राई किया था कैलकुलेट करने का, और उन्होंने पाया कि पहले से भी जो कंडीशन थी वो अब जो थी वो खराब होती गई थी, यानी कि पर कैपिटा इनकम लोगों का खराब होते गया था। क्योंकि लोग पहले एटलीस्ट बार्टर सिस्टम में लोग एक्सचेंज तो कर पा रहे थे, लेकिन इसमें लोगों के पास कुछ था ही नहीं एक्सचेंज करने के लिए, तो वो क्या एक्सचेंज करेंगे। तो देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो 2% था, और 0.5% ग्रोथ जो था वो पर कैपिटा इनकम से था। इस चीज को याद रखिएगा कि उस टाइम 0.5% से पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हो रहा था। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, उस टाइम हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा था। तो अगर देखा जाए तो उस टाइम हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो रुका हुआ था, स्टैग्नेंट था। हमारे बुक में टॉपिक भी है कि अगर आप संदीपगढ़ में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था उस समय स्टैग्नेंट था। तो उसके रीजंस क्या क्या थे। तो पहला था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अगर लैंड सेटलमेंट सिस्टम की हम लोग बात करें तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि इसमें जो था किसी एक जमींदार को अपॉइंट कर दिया था, और उन्होंने जो एक फिक्स लगान का सिस्टम अपना लिया था कि भैया देखो तुम फार्मर्स हो और तुमको जो है 100 रुपए लगान प्रति वर्ष देना है। ठीक है, भले मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारी फसल जले मरे कटे चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी फसल के साथ आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, बस तुमको 100 रुपए जो है हमें देने हैं, हमारे लगान के खाते में भिजवाना है तुमको, अदरवाइज तुमसे तुम्हारी जमीन छीन ली जाएगी। तो उसके लिए ये लोग जमींदार अपॉइंट करते थे। जमींदार से ये बोलते थे कि देखो तुम उनसे लगान वसूल करके लेके आओ, और उस लगान का जो 10/11 पार्ट होता है वो हमें दे दो, और उस लगान का 1/11 पार्ट एज अ फी, एज अ जॉब, मतलब कि उन लोगों को जॉब पे ही तो रखा था ब्रिटिशर्स ने, जितने भी हमारे जमींदार थे। तो उनको एज अ जॉब फी जो था वो 1/11 पार्ट जो था वो जमींदार का होता था, और 10/11 पार्ट जो होते थे वो ब्रिटिशर्स के होते थे। चलिए देखते हैं अब कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब हमारे यहाँ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हो चुका था, मतलब कि लोग जो थे अब फूड क्रॉप से ज्यादा कैश क्रॉप उगाना स्टार्ट कर चुके थे। मतलब कि ब्रिटिशर्स जो थे उन सारे ज्यादा जो फूड क्रॉप्स थे जैसे कि गेहूं दाल चावल इन सबको तवज्जो ना देके वो सब कैश क्रॉप को ज्यादा तवज्जो देते, मतलब कैश क्रॉप को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। वो इसलिए देते थे क्योंकि कैश क्रॉप की वजह से जो थी उनकी कैश क्रॉप उनको अपनी बेसिकली उनको अपनी इंडस्ट्रीज के लिए कैश क्रॉप चाहिए था। जैसे अगर हम लोग इंडिगो की बात कर ले तो वो लोग डाइंग वगैरह के लिए यूज करने के लिए जाते थे। इसलिए देखा होगा वो जो चंपारण वगैरह की कोई मूवी उसमें लोग मना करते हैं ना इंडिगो उगाने के लिए, तो ब्रिटिशर्स उन पे जुल्म करते कि नहीं तुमको इंडिगो उगाना पड़ेगा। और लोग इसलिए भी मना करते थे क्योंकि इंडिगो की खेती करने के बाद बहुत सालों तक जमीन जो होती है वो बंजर हो जाती है। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो ज्यादा फोर्स करते थे कि हमारे यहाँ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो, हमारे यहाँ फूड क्रॉप ना उगा के हमारे यहाँ कैश क्रॉप उगाया जाए। ठीक है, अब आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है, हमारे यहाँ कोई ब्रिटिशर्स ने कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं लाई थी, कोई ऐसे रूल्स नहीं लाते कि हमारे यहाँ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, अच्छे सीड्स को यूज किया जा सके, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हो, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह यूज हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी प्रोडक्टिविटी दिन पे दिन खराब होती जा रही थी क्योंकि उन लोगों ने कोई ऐसे मेजर्स दे नहीं रखे थे। ट्यूबवेल वगैरह इरिगेशन सिस्टम वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे हमारे फार्मर्स को थोड़ा सा फायदा मिल सके। अब देखते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। भाई बात बिल्कुल सही है, उस समय पार्टीशन हुआ था पता है, और कुछ जो फर्टाइल लैंड्स थी, जैसे अगर जूट वूट की बात करें तो वो बांग्लादेश में चली गई थी, और उधर पंजाब पंजाब साइड्स की बात करें उधर पाकिस्तान वगैरह उन सब साइड्स में जो भी थे मोस्ट फर्टाइल लैंड जो थी वो कुछ उन लोगों के कंट्रीज में चली गई थी। तो इसका भी इफेक्ट हमको दिखा था क्योंकि जहां हम लोग बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे वहां अब दो कंट्रीज हमसे अलग हो चुकी थी। तो हमारे यहाँ के प्रोडक्शन में काफी कमी भी आई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था।
तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, बात बिल्कुल सही है। हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। क्यों खत्म हो रही थी? कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से, मैंने पहले वीडियो में बताया था ना कि ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करते थे। तो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से जब रॉ मटेरियल लेके चले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास क्या बचेगा? हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को प्रोड्यूस करने के लिए जब हमारे पास रॉ मटेरियल रहेगा ही नहीं, तो हमारे यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। मतलब कि हमारे जो इंडस्ट्रीज थी भी वो धीरे धीरे क्या होने लगी? बंद होने लगी। अब देखते हैं सेकंड है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हमारी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही जल्दी से खत्म होने लगी। इसलिए खत्म होने लगी क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, रेडीमेड गुड्स प्रोड्यूस करते थे, मशीन मेड्स गुड्स प्रोड्यूस करते थे, और वो हमारे यहाँ लाके हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से सस्ते दामों में बेचते थे। अगर देखिए, अगर कोई एक इंसान है, वो 5 दिन में कोई एम्ब्रॉयडरी करता है, तो वो अपना 5 दिन का वेजेस पूरा जोड़ लेगा, उसका कॉस्ट पूरा जोड़ लेगा कि उसके 5 दिन का कॉस्ट कितना हुआ, उसमें उसको कितना प्रॉफिट लेना है। अगर वही बात हम लोग मशीन से करें, अगर कोई मशीन से एम्ब्रॉयडरी होके आती है तो उसका तो कॉस्ट कम पड़ेगा ना। तो इस वजह से जो है लोग जो थे अब थोड़े मोड़े जो थे इंडियन सॉरी ब्रिटिश गुड्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे, क्योंकि उनके कॉस्ट भी कम रहते थे, एज वेल एज जो फिनिशिंग होती थी ना वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग होती थी। तो लोग जो थे वो उनकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स को तो बहुत अच्छी बात थी क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाना था और उनको सिर्फ यहाँ पे फिनिश गुड पहुंचाना था। सारा प्रॉफिट तो वो लोग लेके क्या चले गए। अब देखते हैं लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। हमारे कंट्री में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी। मतलब कि अगर हमारे यहाँ बात सही है बिल्कुल, अगर हमारे यहाँ मशीन रहेगी नहीं तो हम बनाएंगे क्या, प्रोडक्शन क्या करेंगे? तो मशीन हमारे यहाँ थी ही नहीं, हमारे यहाँ कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी जिससे हम कुछ प्रोड्यूस कर सके। ये भी एक मेन रीजन था हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बर्बाद होने का। क्योंकि अगर कुछ मशीन्स रहती तो हमारे यहाँ कुछ लोग खरीदते, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करते। उस टाइम सिर्फ कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, 2-4 प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में थी। चलिए देखते हैं लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही गंदा कंट्रीब्यूशन था उसका जीडीपी में, बहुत ही कम कंट्रीब्यूट कर, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे हमारे यहाँ मेन जो इंडस्ट्रीज थी वो तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी तो हमारे यहाँ जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया था। अब देखते हैं लिमिटेड रोल ऑफ, सॉरी ये ऑफ को ऑड लिखा गया है, सॉरी, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो गवर्नमेंट थी उसका इंटरफेरेंस बहुत कम था। गवर्नमेंट कोई भी खर्चा नहीं करना चाहती थी ना, तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो वो तो, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, वो किसी भी सेक्टर में किसी प्रकार का खर्चा नहीं करना चाहती थी। इस वजह से भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ खास असर नहीं था। चलिए, ये रहा आज तक का हमारा चैप्टर। और चलिए कल स्टार्ट करते हैं। कल हम इसी चैप्टर का तीसरा वीडियो लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच।